Hello student and welcome back to Bharat Group of School and Junior Colleges. This is your geography lecture and we are going to study chapter 1 Earth Moment. Today we are going to complete our lesson. I am your Benjamin Miss. तो अब तक हमने क्या पढ़ा? Let's recap. Earth Moment हमने पढ़ा, उसका geographical explanation कि why does it happen, एविडेंस ऑफ अर्थ मोमेंट कि किस तरीके से अर्थ मोमेंट जो है अफेक्ट करती है अर्थ सरफेस को। अर्थ मोमेंट में कौन कौन से मोमेंट इंक्लूड होते हैं? मेन तो वर्टिकल मोमेंट एंड हॉरिजॉन्टल मोमेंट। हॉरिजॉन्टल मोमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेंशनल फोर्सेस और डिकम्प्रेशनल फोर्सेस। फिर हमने पढ़ा कि उनसे बनती है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माउंटेन फॉर्मिंग एंड कंटिनेंट फॉर्मिंग। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सडन मोमेंट, और सडन मोमेंट इंक्लूड्स अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन। लेकिन हम लोगों ने कौन सा पहले पढ़ा? हम लोगों ने पहले पढ़ा अर्थक्वेक कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक में हम लोगों ने स्केल्स, मर्केली स्केल, रिक्टर स्केल, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने शेडो जोन पढ़ा कि कौन कौन सी जगह पे जो है इसकी वेव्स नहीं जाती है और कौन सी जाती है। इसके बाद हमने कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक पढ़े, जिसमें वॉल्केनिसिटी, टेक्टोनिक मोमेंट्स, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस इंक्लूड थे। फिर हमने पढ़ा वॉल्केनो कि किस तरह वॉल्केनो बनता है और किस तरीके से इससे इसके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे एक होता है कॉनिकल वॉल्केनो और एक होता है फिशर टाइप वॉल्केनो। मैंने आपको ये पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉल्केनिक मटेरियल्स, जो है लिक्विड मटेरियल, सॉलिड मटेरियल और गैसियस मटेरियल। तो आज हम इसे स्टडी करेंगे। सबसे हम पहले पढ़ेंगे लिक्विड मटेरियल। तो जैसे आप लोगों को पता है, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया कि ज़मीन के यानी अर्थ के सरफेस के नीचे जो है मोल्टन जो मटेरियल्स है, ठीक है, यानी वो अर्थ की सरफेस के नीचे जो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ होते जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर बहुत होने की वजह से बहुत सी चीज़ें क्या हो जाती है, वो मोल्ट हो जाती है। तो वहाँ पर जो मोल्टन रॉक मटेरियल है, व्हेन द मोल्टन रॉक मटेरियल इज़ बिलो द अर्थ सरफेस, तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। क्या बोलते हैं? और जब ये बाहर आ जाता है, सरफेस के बाहर आता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लावा। याद रखना, जब ये सरफेस के नीचे है तब इसे कहते हैं मैग्मा, और जब सरफेस के ऊपर आएगा तो इसे कहते हैं लावा। और इसके अंदर जो सिलिका नाम का एक कंटेंट होता है, इस सिलिका की जो परसेंटेज होती है, यानी किसी में कितनी इसकी परसेंटेज है, इस बेसिस पे इसको दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है एसिडिक लावा और एक होता है बेसिक लावा। एसिडिक और बेसिक ही आप लोगों ने जो है साइंस में पढ़ा होगा कि एसिडिक का क्या होते हैं और बेसिक क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। तो एसिडिक लावा क्या होता है, इसमें परसेंटेज जो होता है सिलिका का ये बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ गॉट हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ थिक, फ्लूइड एंड मूव स्लोली। स्लोली मूव करता है, मतलब ये चलता तो नहीं है। जैसे कि अगर ये हमारा लावा है तो ये लावा से जब बाहर निकलेगा तो ये स्लोली यहाँ से जो है नीचे की तरफ जाए। यानी दूसरे लिक्विड जो एकदम तेज़ी से फ्लूइडिटी ज़्यादा हो तो तेज़ी से बह जाता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी फ्लूइडिटी कम होती है, ये थिक होता है, इसके लिए क्या होता है, ये धीरे धीरे बहता है। बेसिक लावा, इट कंटेन्स लेस परसेंटेज ऑफ सिलिका। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, इसका फ्लूइड ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा फ्लूइड होता है, यानी जैसे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो होती है ये थिक नहीं होता है। एट कैन फ्लो ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, तो ये बहुत दूर तक बह सकता है। जैसे मैं आपको बता दूँ अभी कि अगर ये मेरा लावा है और यहाँ से जो फ्लूइड निकल रहा है ये लिक्विड है, तो ये दूर तक जा सकता है क्योंकि ये इजीली क्या हो जाता है, बह जाता है। जबकि इसके अपोजिट में जो थिक वाला होता है, एसिडिक लावा होता है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाता क्योंकि ये स्लो जाता है, इसके लिए ज़्यादा दूर तक नहीं बह सकता है। ओके, सॉलिड मटेरियल। अब सॉलिड मटेरियल कौन सा होगा, तो इसमें सबसे पहले इंक्लूड होता है, ये कंसिस्ट होता है डस्ट पार्टिकल और रॉक फ्रेगमेंट। सबसे पहले क्या इंक्लूड होता है इसमें? डस्ट पार्टिकल्स, यानी जो धूल होती है,
और रॉक फ्रेगमेंट्स यानी जो टुकड़े होते हैं. व्हेन द मटेरियल इज़ वेरी फाइन, जब बहुत बारीक होता है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक डस्ट. तो उसे क्या बोला जाता है? वॉल्केनिक डस्ट. द स्मॉल साइज्ड सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड ऐश. जो बिल्कुल ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं लेकिन क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? ऐश. द सॉलिड एंगुलर फ्रेगमेंट्स आर नॉन एज ब्रेशियस. जो बड़े बड़े थोड़े बड़े होते हैं और वैसे टुकड़ों को क्या बोला जाता है? ब्रेशियस. Sometimes the lava material thrown into the air solidifies into small fragments. अब यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम बना के बता रही. ये हमारा लावा है, यहाँ से इरप्शन हुआ इसके वेंट से, ठीक है, और यहाँ से इरप्शन हुआ. अब ये बहुत ऊपर तक गया, लेकिन इसका जो जम गया, ये एयर में ही क्या हो गया? जमने लग गया, और जैसे ही कूल हो गया ये नीचे की तरफ गिरने लगे. समझ में आया? तो इसे बोला जाता है वॉल्केनिक बॉम्ब. ये अंदर से ही बनकर नहीं आता है, ये क्या होता है? लिक्विड ही होता है. जब ऊपर जाता है तो ये जम जाता है, और जमने के बाद फिर नीचे आता है, तो ये कहलाता है वॉल्केनिक बॉम्ब. अब जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि अंडर द अर्थ सरफेस देर इज़ लॉट ऑफ मटेरियल्स. उसमें आता है गैसेस मटेरियल. एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एक छोटा सा डार्क क्लाउड जो है स्मोक का, जैसे यहाँ से निकल रहा है, तो लावा से यहाँ से तो लिक्विड मटेरियल निकल रहा है, सॉलिड मटेरियल निकल रहा है, तो यहाँ से जो डस्ट का एक क्लाउड बन जाता है ऐसा, तो उसको क्या बोला जाता है? क्लाउड ऑफ स्मोक कैन बी सीन ओवर द क्रेटर. क्रेटर यानी जो इसका मुंह होता है और वॉल्केनो का. ऑन द बेसिस ऑफ शेप इस क्लाउड कॉल्ड कॉलीफ्लावर क्लाउड. इसका शेप ऐसा होता है कि इसको क्या बोला जाता है? कॉलीफ्लावर क्लाउड. Various inflammable gases are found in these clouds. These gases produce flames. ये इसमें जो गैसेस पाई जाती है ज़्यादा करके क्या होती है? इन्फ्लेमेबल होती है, और ये फ्लेम्स को क्या करती है? प्रोड्यूस करती है. ओके. लैंडफॉर्म्स में जैसे कहीं पे माउंटेन्स बन जाता है, कहीं पे प्लेट्यूज बन जाते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से जो वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं उसमें जो मैग्मा बाहर आता है लावा के इसमें, तो उसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा की वजह से कुछ इम्पोर्टेंट जो है लैंडफॉर्म्स बनते हैं. तो अब हम जो है उन्हीं के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. ओके. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहला दिया हुआ है लावा डोम्स. डोम्स की शक्ल कैसी होती है आपको पता है? ये इस तरीके से है ना. तो डोम्स आर डेवलप्ड व्हेन मैग्मा कम आउट एंड सॉलिडिफाइज अराउंड इट्स माउथ. तो ये कब बनता है? डोम कब बनता है मैं आपको बताऊं. तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ. जैसे अगर मैंने ये बना दिया लावा, ये बना दिया वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, यहाँ से ये इसके वेंट से लावा बाहर आ रहा है, और फिर उसका जो है जो एयर के कांटेक्ट में आकर वो फ़ौरन क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, ठीक है, और वहीं पर क्या हो जाता है? सॉलिडिफाइज हो जाता है. यानी यहाँ से इसके वेंट के मुंह के पास से, क्रेटर के पास से निकल गया, और फिर यहीं पर क्या हो गया? वो जमना शुरू हो गया. तो इससे जो होगी एक डोम शेप की यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक लैंडफॉर्म बनते जाएगा. अब इसका जो शेप होता है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है फ्लूइडिटी के ऊपर. फ्लूइडिटी अब मैंने पीछे आपको बताया था, जैसे जो लिक्विड ज़्यादा थिक होता है तो उसकी फ्लूइडिटी क्या होती है? कम होती है. फ्लूइड होना मतलब तेज़ी से बहना. फ्लूइड का मतलब क्या होता है? कि बहने की कैपेसिटी. फ्लूइडिटी यानी बहने किसकी कैपेसिटी, ये कितना तेज़ी से बह सकता है. अगर यहाँ पर एक वॉल्केनो बना रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर जिसकी फ्लूइडिटी कम होती है तो वो धीरे धीरे निकल कर या फिर क्या होते जाएगा? यहाँ पर जमते जाएगा. तो इसका शेप जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है. और ये बाहर निकलेगा और तेज़ी से बहकर बाहर सॉलिडिफाइड होगा, यानी ये ज़्यादा दूर तक जाएगा.
हाई डोम व स्टीप स्लोप्स आर डेवलप्ड बाय एसिडिक लावा। हाई डोम यानी ऊंचे, जिनका स्टीप स्लोप होता है, स्टीप स्लोप यानी ऐसा, ठीक है, वो किसकी वजह से बनता है? एसिडिक लावा की वजह से। जैसे मैंने बताया एसिडिक लावा की फ्लूइडिटी क्या होती है? लेस होती है, ठीक है। और ड्यू टू बेसिक लावा ब्रॉड बेस्ड लो डोम्स आर डेवलप्ड। ये छोटे होते, लो होते, लेकिन क्या होते? ब्रॉड होते, ये दूर तक जाते। समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो इसका जो है एक फिगर आपको, फिगर 1.4 आपको दिया हुआ है। देखिए आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 11 पर दिया हुआ है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लावा प्लेट्यूस। लावा प्लेट्यूस में ड्यू टू स्प्रेड ऑफ लावा इन ह्यूज क्वांटिटी फ्रॉम फिशर वॉल्केनो। अब आपको फिशर वॉल्केनो क्या होता है? जैसे ये आपका वॉल्केनो है, तो इसके अंदर ये अलग अलग साइड से जो है लावा निकलने के लिए अपनी जगह बनाता है। अंदर अंदर प्रेशर होता है जिसकी वजह से ही निकलता है। अब जब ये इधर से निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ से बहने लग जाएगा और इससे जो है जिस टाइप का जो लैंडफॉर्म बनेगा उसे क्या बोले जाएगा? प्लेट्यूम। हेलो मोटो। लैंडफॉर्म बन जाएगा। तो ये जो बनेगा ये कौन सा लैंडफॉर्म होगा? ये होगा प्लेटियो। दिख रहा है आपको बच्चों? ये जो फिशर्स हैं, मैं फिर से कलर चेंज कर लूँ। ये फिशर्स है, फिशर्स से जो लावा निकल रहा है बाहर आकर सॉलिडिफाई हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है? प्लेट्यूस बन रहा है। तो डेक्कन ट्रैप इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन मिलियंस ऑफ ईयर अगो। जो डेक्कन ट्रैप है इंडिया में, इंडियन पेनिसुला का, ठीक है, तो वो कब बना है? मिलियंस ऑफ ईयर्स हो। लेकिन किस वजह से बना है? तो यही एक रीज़न है इसके बनने का। ओके, आई होप यू गॉट इट। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, वो है कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होगा? एट टाइम्स the eruption of a volcano brings about large quantity of material and relieve lot of pressure। समझिए ये आपका वॉल्केनो है। ओके, ये आपका वॉल्केनो है। तो जब टाइम ऑफ इरेशन यानी आज से जब प्रेशर ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है ये वेंट के थ्रू आपको ये ज़्यादा आ रहा है। अब ज़्यादा यहाँ से हम नीचे से फोर्स करेंगे। अगर हम किसी थैली में सामान भर लेते हैं और फिर उसको नीचे से दबाते हैं तो फोर्स ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगी? एक तरफ से उसका मुँह पूरी तरह से खुल जाएगा। और अगर ज़्यादा ही जोर लगाएंगे तो सारा के सारा मटेरियल एक साथ बाहर आ जाएगा। जब सारा मटेरियल बाहर आ जाता है यानी यहाँ पर आप कुछ भी नहीं रह गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एक जगह खाली बन जाएगी। क्या हो जाएगी? ये जगह जो है ये खाली बन जाएगी। तो इससे जो बनेगा वो बनेगा कैल्डेरा। तो इस इरप्शन के बाद में इस तरीके से सब पारा पूरा बाहर निकाल दिया उसने, तो यहाँ पर एक लार्ज और डीप डिप्रेशन रिमेन रह जाता है। लार्ज एंड डीप, डीप यानी गहरा और चौड़ा, ठीक है, बड़ा। इसी को क्या कहते हैं? इसी लार्ज डिप्रेशन को कहते हैं कैल्डेरा। दिस कैन बी अराउंड 10 किलोमीटर, या 10 किलोमीटर तक के क्या हो सकता है? वाइड हो सकता है और 100 ऑफ किलोमीटर्स तक के डीप हो सकता है। और यही जो है बाद में क्या होगा, क्योंकि अब यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने ये क्या किया, मैंने वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, यहाँ पे सब पूरा खाली हो गया, तो ये जगह जो है यहाँ पर एम्प्टी हो गई। तो अब जब यहाँ से बारिश होगी, समझ लीजिए बारिश होती है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पानी क्या हो जाएगा? एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जमा हो जाएगा, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो सकती है? तो ये लेक में हो
सकती है। स्मॉल कैल्डेराज आर नोन एज क्रेटर्स, जो छोटी छोटी कैल्डेराज होती है उसको क्या बोला जाता है, क्रेटर्स भी बोला जाता है। फिगर 1.6 पेज नंबर 11 इन योर टेक्स्ट बुक यू कैन सी। अब उसके बाद आएंगे हम क्रेटर लेक पे। देखिए क्रेटर लेक, when the funnel shaped crater of an extinct volcano, a funnel shaped जो होती है, शेप मैंने बना लिया है फनल शेप, यानी कलनी की जैसा, ठीक है। क्रेटर ऑफ एन एक्सटिंक्ट, तो इसका जो क्रेटर है ये यहाँ पर है, ठीक है। अब ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्यों हो गया, एक्सटिंक्ट इसलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं रह गया। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अगर ये वॉल्केनो होता तो यहाँ पर क्या होता, पानी जो भाप बनकर उड़ जाता, या फिर ये पानी यहाँ पर रह ही नहीं पाता, ठीक है। तो अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, वहाँ पर अब लावा जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। यहाँ पर जो है उसका जो अंदर का जो मटेरियल है सारा पहले ही बाहर निकल गया, अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है। और यहाँ पर जब बारिश होगी तो उस बारिश का पानी इसमें क्या होगा, अक्यूमुलेट होगा, और इससे क्या बन जाएगी, एक लेक बन जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, उन्होंने 1.16 का जो फिगर देखा था कैल्डेरा, तो उसमें बोला था कि स्मॉलर कैल्डेरास जो होती है उसको क्रेटर भी बोला जाता है। तो यही आपका 1.17 में आपको बताया कि कैल्डेरास की जो क्रेटर लेक कैसा बनता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अब आगे हम पढ़ेंगे वॉल्केनिक प्लग। वॉल्केनिक प्लग के लिए मैं आपको अलग से डायग्राम बनाकर बताती हूँ। It is formed when the lava solidifies into the volcanic neck. अब क्या होता है, यहाँ पर ये आपका लावा है, ये आपका वॉल्केनो है, ये इसका वेंट है, ओके। वेंट के अंदर जो है यहाँ पर उसका जो है मैग्मा है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये मैग्मा जो है यहाँ पर जम जाता है। अब ये जम गया यहाँ पर और ये यहीं पर अटक कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जो ये दोनों तरफ का जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या होगा, इरोजन जैसे हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इरोजन यानी टाइप ऑफ इरोजन जो होते हैं, जैसे वाटर से, एयर से, ओके, और दूसरी बहुत सारी चीज़ों से जो इरोजन होता है, इस इरोजन की वजह से, ड्यू टू दैट इरोजन, ये क्या होगा, ये चीज़ें क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी गायब हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा, समझो, ये हिस्सा जो है ये सिर्फ ऐसा रह जाएगा। देखिए वॉल्केनिक प्लग, आप फिगर 1.18 देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे सिंडर कोन। सिंडर कोन Cinder cone. Solid material is ejected in large quantity. This material consists of ash, cinder and breccias. Breccias मैंने आपको पीछे बताया था। Breccias क्या था, जो सॉलिड एंगुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आर नोन एज ब्रेशियस। अब सिंडर क्या होते हैं, सिंडर जो बर्न मटेरियल्स होते हैं, हाफ बर्न्स जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, सिंडर। इससे कंसिस्ट होती है ये, द मटेरियल कंसिस्ट ऑफ। अब सिंडर्स आर हाफ बर्न पीसेस ऑफ सॉलिड मटेरियल, से मैंने आपको बताया। जो सॉलिड मटेरियल इज डिपॉजिटेड अराउंड अ माउथ, यहाँ पर ये जो आपका लावा है, ओके, तो यहाँ पर इसके माउथ के पास ये जो है सिंडर मटेरियल जो ये क्या होते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं, मतलब बाहर निकले और यहाँ पर ये जमा हो गए, यहीं पर ये क्या हो गए, जमा हो रहे। अभी इस तरीके से जमा होते हैं। द सॉलिड मटेरियल डिपॉजिट ऑन द माउंट अंटिल अ कॉनिकल हिल विद स्टीप स्लोप इज फॉर्म। तो कैसा बन जाता है, एकदम कॉनिकल हो जाता है और क्या हो जाता है, एकदम स्टीप स्लोप बन जाता है। स्टीप स्लोप ऐसा, ठीक है।
द सॉलिड मटेरियल इज डिपॉजिटेड, हाँ, इज फॉर्म्ड फॉर एग्जाम्पल काउंट ऑफ माउंट नोवो इन इटली। तो इसके एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं इटली में माउंट नोवो में, फिगर 1.19 दिया हुआ है आपको। ओके, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगी कंपोजिट कोन। तो क्या पढ़े जा रहे हैं अभी हम, सिंडर कोन हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट कोन। कंपोजिट कोन्स आर बिल्ट अप एंटर ऑफ अल्टरनेट लेयर्स ऑफ लावा एंड सिंडर। मतलब अगर ये लावा है, ये हमारा वोल्केनो है और इसमें से ये निकल रहा है जो सिंडर से, पहले सिंडर निकला, फिर उसके बाद इसके ऊपर निकलेगा लावा, ठीक है, फिर वापस यही होगा, सिंडर निकलेगा, फिर निकलेगा लावा। मतलब इस तरीके से ये क्या होगा, अल्टरनेट, यानी एक की जगह दूसरा, मतलब पहले ग्रीन है तो फिर ब्लू, जैसे आप लाइन देख सकते हैं, ऑफ लावा एंड सिंडर। दिस इज कंपोज ऑफ टू मटेरियल, ये दो मटेरियल को मिलाकर बना हुआ है, इसलिए इसके क्या बोला जाता है, कंपोजिट कोन। ठीक है, कंपोजिट मतलब मिला हुआ, बना हुआ। इट इज़ सिमेट्रिकल इन शेप, और सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल आप लोगों को अच्छे से मालूम है। सिमेट्रिकल जिसे हम देख सकते हैं कि इसके दोनों हिस्से जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी अगर ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ चुका है, इसके पहले हम लोगों ने 5th-6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल है माउंट सेंट हेलिना USA। ठीक है, फिगर 1.21 में आप देख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस। ओके बच्चों, तो एक मिनट, अर्थक्वेक और वोल्केनोस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 मेजर बेल्ट दिए हैं। ठीक है, 3 मेजर बेल्ट है। देयर आर 3 मेजर बेल्ट्स ऑफ जोन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोस ऑन द अर्थ। तो यहाँ पर आपको एक फिगर 1.20 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है देखिए, फिगर 1.20। ठीक है, मैं इसको रोटेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। ओहो, ये कहाँ पर पहुँच गया है। हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर, हाँ, सेंट हेलिना, यहाँ पर आपको फिगर में बताया हुआ है, लाइन इंडिकेट जो किया हुआ है इंडेक्स में। तो सबसे पहले एक लाइन है, ब्लैक कलर की लाइन है, वो है प्लेट कंज्यूमिंग मार्जिन्स। उसके बाद है प्लेट्स, जो ब्लू कलर में बताई हुई आपको, जो प्लेट्स में आपको कहते हैं ना, देयर आर इमेजिनरी प्लेट्स। अब अर्थक्वेक जोन्स को पिंक लाइन से इंडिकेट किया गया है और वोल्केनोस को वोल्केनो शेप बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहला हमको बोला है मिड एटलांटिक, क्या बोला है, ये सॉरी, सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। तो दिस बेल्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये क्या है हमारा सर्क्यूम पैसिफिक बेल्ट। तो इसको रिंग ऑफ फायर क्यों बोला गया है? इट इंक्लूड्स द वोल्केनोज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के जो ईस्टर्न कोस्ट और ये ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के जो प्लेट ये पैसिफिक है उसके, ठीक है, इंक्लूड द वोल्केनोज ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन। मोस्ट ऑफ हाई वोल्केनिक कोन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स आर सीन इन दिस बेल्ट। जैसे कि आप लोग देख सकते थे, यहाँ पर देखिए सेंट हेलिन्स है और पार्टिकुटिन है, कोटापैक्सी है और स्कोटा प्लेट है साउथ अमेरिका में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको जो है ये कौन से प्लेट पे है, नास्का प्लेट, इसके प्लेट का नाम दिया हुआ है देखिए। उसके बाद में जो पैसिफिक प्लेट है इस पर है फुजी। फुजी तो आप लोगों को मालूम है ना, और कराकाटुआ जिसके बारे में मैंने आपको दिन बताया था। यहाँ पर मतलब लाइन से जो है ये बने हुए हैं वोल्केनोस।
most of high volcanic and cones and volcanic mountains are seen in this belt. Cotopaxi is the highest volcanic mountain of world found in this belt. तो ये कोटापैक्सी किधर है आप लोग देख सकते हैं, साउथ अमेरिका की अमेरिकन प्लेट के ऊपर, ठीक है। ये जो है कोटापैक्सी ये सबसे हाई वॉल्केनिक कोन है और हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ वर्ल्ड है। और फुजियामा जापान और माउंट सेंट हेलेंस वॉशिंगटन यूएसए और फिर से बताती हूँ मैं, सॉरी यहाँ पर बताना भूल गई। कोटापैक्सी यहाँ पर और देखिए कोटापैक्सी यहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद में आपको बताया है फुजी जापान, कराकाटुआ है ना, और माउंट सेंट हेलेंस यूएसए वाशिंगटन, पिनाटुबू एंड मायन फिलीपींस आर द अदर सिग्निफिकेंट जो है ये वॉल्केनोज है। ओके, तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। इसके बाद सेकंड, मिड एटलांटिक बेल्ट। तो दिस बेल्ट कवर्स द वॉल्केनोज मेनली। तो ये मिड एटलांटिक बेल्ट आप लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, ये मिड एटलांटिक प्लेट आपको समझ में आ गई। ये मिड एटलांटिक प्लेट और दिस बेल्ट कवर द वॉल्केनोज मेनली अलोंग द मिड एटलांटिक रीच। तो जो मिड एटलांटिक रीच होता है यहाँ पर, ये जो है रीच कैसे बनता है तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर मैं अपने वाइट बोर्ड पर चली जाती हूँ थोड़ा, और यहाँ पर ये आप आए, रिच कैसे बनती है, रिजेस कैसे बनते हैं ये आपको मैं बता दूँ। जब यह आप वोल्केनो है, ठीक है, यहाँ से जब लावा और मैग्मा आ रहा है तो इसकी वजह से यहाँ पर एक बन गया, यहाँ पर कुछ शेप बन गया। अब फिर जो इसके अंदर दोबारा से जब प्रेशर आएगा तो यहाँ पर जो चीज़ बनेगी ये चीज़ जो है अपनी जगह रहेगी, लेकिन ये जो नई चीज़ आएगी ये इसको क्या होगी, इसको यहाँ से दूर कर देगी। फिर तीसरी बार जब होगा तो ये यहाँ से इस तरीके से नया जो है लैंडफॉर्म हो जाएगा, और ये जो पहले का लैंडफॉर्म है क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिजेस। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो अब मिड अटलांटिक रिज के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टिव वॉल्केनिक एरिया है वो आइसलैंड पे, जो मिड अटलांटिक रिज पे ही पाया जाता है। इसके बाद में मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये है आपका मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस बेल्ट इंक्लूड्स द वॉल्केनोज ऑफ अल्पाइन माउंटेन चेन्स, द मेडिटेरेनियन सी एंड वॉल्केनोज ऑफ फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, तो सॉरी ईस्टर्न अफ्रीका के जो है यहाँ पर जो माउंटेन्स है, जो वॉल्केनोज है वो मेडिटेरेनियन सी के माउंटेन्स और अल्पाइन माउंटेन चेन इसमें पाए जाते हैं। फेमस वॉल्केनोज आर स्ट्रोम्बोली एंड एटना। तो स्ट्रोम्बोली यहाँ देखिए और एटना नाम के जो वॉल्केनोज है ये इस बेल्ट पे फेमस है। तो इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यह चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सॉल्यूशंस इस चैप्टर के मैंने आपको बहुत पहले भिजवा चुकी हूँ, सेंड किया हुआ है। तो आई होप आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, अपने नोटबुक्स में लिख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम्स के टाइम पर पढ़ने में ईजी होंगे। अब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।